केंद्र सरकार के मंत्रियों और कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे 35 किसान संगठन के बीच मीटिंग हुई। 3.5 घंटे चली मीटिंग में किसानों ने अपनी मांगे रखी। कृषि सुधार कानून को लेकर अपनी आशंकाओं को पॉइंट टू पॉइंट केंद्र सरकार के सामने रखा। 3.5 घंटे चली मीटिंग में अभी कोई समाधान नहीं निकला। गुरुवार को एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे राउंड की मीटिंग होगी। बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। गतिरोध खत्म करने को लेकर हुई मीटिंग में किसानों को समझाने में केंद्र सरकार फिलहाल नाकाम रही है। किसानों का रुख नरम पड़ा, लेकिन किसानों की मांगे जस की तस हैं। किसान तीनों कृषि सुधार कानून के रोल बैक पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार एक कमेटी बनाकर किसानों की आशंकाओं को दूर करना चाहती है। किसानों को अब चौथे राउंड की मीटिंग का इंतजार है। तब तक दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारी लड़ाई और भी आगे जाएगी। जो संघर्ष है इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। अगर सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, और इंटेंसिफाई करेंगे और लोग आएंगे। और आप देखो 2-4 दिन के अंदर जो दिल्ली है ना, इसके तमाम बॉर्डर सील हो जाएंगे। किसानों ने दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की थी। किसानों ने हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस के समझाने से किसान मान गए थे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को सपोर्ट करने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे थे। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर रखी है। दूर दूर से आंदोलन में पहुंचे किसान महीनों का राशन पानी लेकर आए हैं। ठंड में भी सभी खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। गाड़ियों के पीछे बनाए गए अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं, तो कुछ सड़क पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं। किसान मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना यही है कि जब सरकार झुकेगी तभी आंदोलन खत्म होगा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अलग अलग रंग देखने को मिले। कुछ नौजवान गीत संगीत के जरिए किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। वहीं कुछ किसान संगीत के माध्यम से अपनी मांग उठा रहे हैं। किसान आंदोलन में सुर है, संगीत है, तो खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। आंदोलन सेंटर पर 24 घंटे लंगर चल रहा है। किसानों को ठंड से बचने के लिए गर्म चाय दी जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है। दोपहर और रात का खाना मुफ्त में बांटा जा रहा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला बॉर्डर पर न जाएं। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके बजाय लोगों से कहा गया है कि वो नोएडा आने के लिए नेशनल हाईवे 24 और DND का इस्तेमाल करें। साथ ही अक्षरधाम मंदिर से लेकर चिल्ला सीमा तक का रास्ता भी फिलहाल बंद रहेगा। उधर टिकरी झड़ौदा सीमा को भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और हरियाणा के लिए धरौला, कापसहेड़ा, रजोकरी, बिजवासन, पालम विहार के रास्ते से आए जाएं। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर सिंघू बॉर्डर पर पड़ा है, जहां लगातार 7वें दिन सब कुछ ठप है। किसान यहां पर डटे हुए हैं। साथ ही दोनों राज्यों को जोड़ने वाले कई छोटे रास्ते भी ठप हैं। ट्रैफिक को मुकरवा चौक और दूसरे खुले रास्तों की तरफ भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मंगलवार को मुंबई पहुंचे योगी ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। योगी ने खुद ट्विटर पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि अक्षय कुमार से उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हुई। योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अक्षय कुमार से उनकी मुलाकात इसी सिलसिले में हुई।
एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मंगलवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने शिवसेना की सदस्यता ली। शिवसेना में शामिल होते ही उर्मिला ने कंगना रनौत पर हमला बोल दिया। उर्मिला के मुताबिक कंगना को बेवजह महत्व दिया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी के गोपाल शेट्टी से हार गई थी। हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्ड के लिए मंगलवार को मतदान पूरा हो गया। अब 4 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजों का ऐलान होगा। वोट डालने पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंतजामों के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की। एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे एआईएमआईएम के विधायक और समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बीजेपी ने आयोग से इसकी शिकायत की है। वहीं एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर अपनी पहचान साबित करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के डीडीसी चुनाव में 49% वोटिंग दर्ज हुई। मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश की 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से 25 सीटें कश्मीर जबकि 18 सीटें जम्मू से हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद हो रहे पहले चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतार लगनी शुरू हो गई थी। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि उनके एक नेता को वोटिंग से पहले हिरासत में लिया गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा में दिलीप घोष को गुंडा और माफिया कहा था। दिलीप घोष की ओर से भेजे गए नोटिस में अभिषेक बनर्जी को माफी मांगने और टिप्पणी वापस लेने को कहा है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर गुजरात और यूपी से राहत की खबर आई है। गुजरात सरकार ने निजी लैब में होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम घटाकर 800 रुपए कर दिया है, जबकि घर से सैंपल लेने पर उसके लिए 1100 रुपए लिए जा सकते हैं। वहीं यूपी सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 700 रुपए कर दी है और घर से सैंपल लेने पर 900 रुपए लगेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार भी कोरोना टेस्ट की कीमत में कमी का आदेश दे चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी मिली तो जरूरी नहीं कि सारी आबादी को वैक्सीन देनी पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों का हवाला देकर ये भी कहा कि कोरोना के मामले में भारत दुनिया में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ प्रति 10 लाख लोगों में मरीजों की संख्या और मृत्यु दर बाकी बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है। अहमदाबाद में पूर्व मंत्री कांति गामित के पोते पोती की सगाई में हजारों की भीड़ जमा हुई और कोरोना गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है, पर नेताजी कानून से ऊपर दिखे। समारोह का वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद प्रशासन नींद से जागा और पूर्व मंत्री को तलब किया गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब यह समारोह हो रहा था तब पुलिस और प्रशासन कहां था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। इसकी वजह कोरोना महामारी है। बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर संदेश दिया गया है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की गई है कि वो घर पर ही रहें और कोविड से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में अहमदाबाद में बने नए किडनी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस अस्पताल में 400 बेड हैं और वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है। पंजाब में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। सभी जिलों में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू हो गया है। इसके साथ ही मास्क न पहनने पर जुर्माने की रकम 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। नियम लागू करवाने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। ट्रैफिक सिग्नलों और चौक चौराहों पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। फुल स्पीड से आ रहे मिनी ट्रक ने ऑटो कार को टक्कर मारी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सभी सवार लोग एक ही परिवार के थे और शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। नागपुर में रहने वाले अग्रवाल परिवार के 7 लोग अपनी फोर्ड इंडेवर कार से चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए जा रहे थे। तभी गाड़ी बेकाबू हो गई और नाले में जा गिरी। हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल में जली हालत में एक मजदूर की लाश बरामद की गई। लाश को वहां काम कर रहे मजदूरों ने देखा। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक पेशे से मजदूर था और कई दिनों से लापता था। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 12 लाख का सोना जब्त किया है। सोने को स्लीपर की पट्टी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। साथ ही कस्टम विभाग ने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी जब्त किया है। कस्टम विभाग को करीब 7 लाख के अमेरिकी डॉलर और सऊदी रियाल हाथ लगे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया जो पुलिस के भेष में हीरे जेवरात की दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। गिरोह ने अलग अलग इलाके में डकैती की 14 वारदातों को अंजाम दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिला में रुई के गोदाम में भीषण आग लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते रुई का गोदाम पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया। आग की वजहों का पता नहीं लग पाया है। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में फूस काटने को लेकर 2 गुटों में खूनी विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने हो गए। करीब आधे घंटे तक चले खूनी संघर्ष में एक गर्भवती महिला सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के फतेहपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अगवा हुई महिला ये कह रही है कि उसे अपने पिता और भाई से जान का खतरा है। दरअसल रविवार को महिला के घरवालों ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामले में अचानक नया मोड़ आ गया। उन्नाव में 11 दिन पहले लापता हुए शख्स की लाश नदी में बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे ने अपने पिता की गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक जमीन का कारोबारी था। हत्या का आरोप सहयोगी पर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से वैश्विक मुद्दों पर बात की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई सहित भविष्य में स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने पर दोनों के बीच चर्चा हुई। गुटरेस ने बाइडेन की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। कोरोना रोकने में नाकामी को लेकर आलोचना झेलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विज्ञान सलाहकार डॉक्टर स्कॉट एटलस ने इस्तीफा दे दिया है। एटलस के पास स्वास्थ्य और संक्रामक बीमारियों से निपटने का तजुर्बा नहीं था। डॉक्टर एंटनी फाउची और डॉक्टर डेबोरा ब्रिक्स के साथ एटलस का कई मुद्दों पर टकराव हो चुका है। रूस के समझौते के बाद आर्मीनियाई इलाके लाचिन में अजरबैजान के सैनिकों ने झंडा फहराया। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच लंबी जंग के बाद 9 नवंबर को रूस ने युद्ध विराम करवाया था। लाचिन समेत 3 इलाकों को अजरबैजान को सौंपने पर सहमति बनी थी। ब्रिटेन के सांसद चरणबद्ध लॉकडाउन लगाने के लिए वोटिंग करेंगे। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने डाउनिंग स्ट्रीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। ब्रिटेन में लॉकडाउन खत्म होने पर फैसला होगा कि इसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
ब्रिटेन में भी कोरोना बेकाबू है।